अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ilms.com की पहली रिएक्ट जेएस की क्लास में। और सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। जैसे कि ये पहली क्लास है तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पहले से जानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्यूली नो हाउ उनसे हुई है, तो उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। अच्छा, मेरा नाम सबसे पहले मोहम्मद उवैस है। फिर उसके बाद जो है वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी थी तकरीबन जो अपना करियर मैंने स्टार्ट किया था वो तकरीबन मैंने 12 साल तकरीबन पहले किया था। 2011 में, या आई थिंक 2010 से के आखिर में। जी। अच्छा, फिर उसके मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए UI UX डिज़ाइनर। फिर उसके बाद मैं वेब डिज़ाइनिंग की तरफ चला गया था। फिर उसके अंदर HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया। रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करते हुए मुझे तकरीबन 5 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं। और रिएक्ट जेएस के ऊपर जो मैंने अपनी एप्लीकेशंस वगैरह बनाई हैं उसके अंदर एक रिसेंटली हम एक एप्लीकेशंस के ऊपर एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। उसका नाम लोकोफाई है, और अगर आप उसको खुद भी सर्च करेंगे लोकोफाई को तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो लोकोफाई एक्चुअली क्या करता है कि वो, मैं थोड़ा सा आपको लोकोफाई का इंट्रोडक्शन देता हूँ। लोकोफाई एक्चुअली क्या करता है कि वो जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं अपना फिग्मा के अंदर या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एक्चुअली फिग्मा के अंदर जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं उसको आप रिएक्ट जेएस के कोड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि हम अभी बना रहे हैं, और ये एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप है लोकोफाई के नाम से। ठीक है। तो ये मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस है रिएक्ट जेएस का, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और स्टिल अभी हम जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हमारी ऑलरेडी लाइव है, जिसके अंदर आप रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस और सारे इस तरह के जो भी फ्रेमवर्क्स हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन से। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा जो करियर है उसके हवाले से। फिर उसके अलावा जो मैंने प्रोजेक्ट्स जो किए हैं उसके अंदर जो लास्ट तकरीबन 4-5 साल के अंदर मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ काफ़ी काम किया है। जैसे कि एक दो इसके अंदर फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। एक इसके अंदर स्मार्ट चॉइस डॉट पी के, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है स्मार्ट चॉइस डॉट पी के। अच्छा। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ा नाम है पाकिस्तान में स्मार्ट चॉइस डॉट पी के, उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, और बिल्कुल स्क्रैच से स्मार्ट चॉइस डॉट पी के की वेबसाइट और बैकएंड वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया है मैंने। और उसके अलावा बैंकर्स.com एक यूएई बेस्ड स्टार्टअप है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और इसको आज ये तकरीबन काफ़ी बड़े नाम है दुबई में और यूएई में। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ilms.com आपके सामने है। ilms.com जो है मेरा तकरीबन पहला एड टेक स्टार्टअप है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा अपना बायोडेटा था। फिर उसके अलावा अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे अपने पास क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और मुझसे आखिर में पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मैं अब अपनी थोड़ी सी रिएक्ट जैसी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। रिएक्ट जैसी क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब आप काम करते हैं तो रिएक्ट जेएस के अंदर सबसे पहले आपको जो है वो रिएक्ट जेएस से पहले सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट की नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नो हाउ नहीं है, एटलीस्ट बेसिक्स आपको नहीं पता जावास्क्रिप्ट के, तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट के थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल एक्सपर्ट हों तो तभी आप रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या करता है, क्यों यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट जेएस को बहुत अच्छे तरीके से पिक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो इस रिएक्ट जेएस के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। तो ये है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की भी के ऊपर भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रिएक्ट जेएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं। रिएक्ट जेएस जो हमारी एप्लीकेशन है, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का, ये जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस, इसको जो जेएस आखिर में लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि ये रिएक्ट का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट के बेस से बना हुआ है। तो जेएस जो है वो बिलोंग करता है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी एक बहुत अच्छा और सबसे बड़ा नाम है। ठीक है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे कि दो नाम मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से एक आपका व्यू जेएस है और इसके अलावा एक आपका एंगुलर जेएस है। ठीक है।
एंगुलर जेएस और व्यू जेएस भी काफ़ी अच्छे बड़े नाम है, लेकिन उनके मुकाबले में उनके अगर आप कंपेयर करें तो रिएक्ट जेएस की जो रिएक्ट जेएस का जो मार्केट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है इन दोनों से। तो रिएक्ट जेएस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि रिएक्ट जेएस का जो अपना जो एल्गोरिथम है, जो रिएक्ट जेएस के जो अपने जो वर्क फ्लोज हैं, जो रिएक्ट जेएस के जो अपने वर्कफ्लोज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इतने ज़्यादा लेंदी हैं कि उनको आप किसी भी तरीके से अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं। तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीयूजेबल कंपोनेंट्स इसके अंदर आपके होते हैं, जिनको हम बाद में जाके और ज़्यादा डिटेल देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिएक्ट जेएस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं और इसको सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्यों कहते हैं, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन कहने की सबसे बड़ी वजह इसकी ये होती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को लोड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट को लोड करें, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, या फिर कोई और दूसरी कोई वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी वेबसाइट को लोड करते हैं और उनके अंदर आप दूसरे अलग अलग पेजेस पे विजिट करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो पेजेस आपके बार बार री रेंडर होते हैं, हर हर पेज आपका सेपरेटली मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। हर पेज की रिक्वेस्ट आपकी सेपरेट होती हैं, हर पेज की आपकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, स्क्रिप्ट, सीएसएस वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन जब आप किसी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर या व्यू जेएस, तो इनको सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल होके उसके बाद आपकी ये राउटिंग वगैरह आपकी कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक में अगर आप यूज़ करें और उसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस के अंदर आप जो है वो विजिट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फेसबुक विजिट करें और उसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाएं या किसी ग्रुप के ऊपर जाएं या किसी और अपने फ्रेंड की प्रोफाइल के ऊपर जाएं, तो जब आप इन पेजेस के दरमियान जब आप जब आप इन पेजेस के दरमियान जब आप राउटिंग करते हैं, जब आप जाते हैं इन पेजेस के ऊपर, तो उन पेजेस के ऊपर आपका पूरा ओवरऑल पेज रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि वो पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता है क्योंकि वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके जो है वो यूजर एक्सपीरियंस में ये होता है कि आपके सारी रिसोर्सेज आपकी रिफ्रेश नहीं होती है, ठीक है। तो जितनी रिसोर्सेज आपकी जो न्यूली रिसोर्सेज हैं सिर्फ वो रिफ्रेश हो रही होती हैं, बाकी आपकी सारी रिसोर्सेज उसके साथ वैसे ही चल रही होती हैं जैसे कि आप नॉर्मली अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी प्रोफेशनली कोई एप्लीकेशंस वगैरह बनाई हो और आपने अगर कभी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह स्टडी करी हो, तो उस उनके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल गूगल एसईओ के बारे में आपको शायद पता हो, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है गूगल की, वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस वो ये आपको फॉलो करना, वो ये आपको गाइड करते हैं कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो हर पेज के ऊपर आपकी रिसोर्सेज रीयूज नहीं होनी चाहिए। रीयूज से मुराद के डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक रिसोर्स है और आपकी एक सोर्स फाइल है, वो आपकी अबाउट के पेज के ऊपर कॉल हो रही है, ठीक है, या फिर किसी और पेज पे कॉल हो रही है, और उस फाइल की ज़रूरत आपको होम पेज के ऊपर नहीं है, उस स्क्रिप्ट की ज़रूरत आपको होम पेज के ऊपर नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आपके होम पेज के ऊपर लोड हो रही है तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि वो रिसोर्स आपको जिस पेज के ऊपर, जिस कंपोनेंट के ऊपर आपको वो रिसोर्स चाहिए हो, सिर्फ उसके ऊपर आपकी वो रिसोर्स जो है वो लोड होनी चाहिए, अदरवाइज वो दूसरे पेजेस के ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है रिएक्ट जेएस का, कि अगर आप कोई इस तरह की सिंगल पेज एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो एक ही फाइल में कंपाइल होने की वजह से ये क्या करता है कि सारी रिसोर्सेज आपकी एक ही तरफ ये डाउनलोड कर देता है, ठीक है। फिर इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट का जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है रिएक्ट जेएस को अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये करते हैं कि रिएक्ट जेएस के साथ आप कुछ कंपाइलर इंजन्स आपके इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। जिसका एक बहुत बड़ा नाम है वेब पैक के नाम से। अगर आप इसको सर्च करें तो वेब पैक आपको यहाँ पे नजर आएगा, वेब पैक, ठीक है। अच्छा, वेब पैक आपका क्या करता है, वेब पैक आपकी एक लाइब्रेरी है जो कि आपके सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये वेब पैक को हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस कोर्स के अंदर रिएक्ट जेएस के साथ साथ हम थोड़ा बहुत वेब पैक भी हम देखेंगे। वेब पैक को हम पूरा ओवरऑल पूरा मतलब काफ़ी बड़ा वेब पैक है, तो इसको हम पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारी नेसेसरी जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको हम वेब पैक के अंदर थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ये वेब पैक और रिएक्ट जेएस को किस तरीके से आपस में कंपाइल करते हैं और किस तरीके से वेब पैक आपको हेल्प करता है कंपाइल करने में रिएक्ट जेएस को। अच्छा, जब आप रिएक्ट जेएस की कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर आपका सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये होती है कि एक तो वो आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट जेएस को यूज़ करने की, वो ये होती है कि आपको ये इस तरह की कैपेबिलिटी देता है कि आप अपनी किसी भी बड़ी एप्लीकेशंस को स्केलेबल बना सकें। स्केलेबल बनाने का क्या मकसद है, स्केलेबल बनाने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके पास मल्टीपल पेजेस के अंदर आपको वो कंपोनेंट आपको जो है वो प्लेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक हेडर आ रहा है रिएक्ट जेएस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो हेडर आपका आ रहा है रिएक्ट जेएस के ऊपर, इसको आप रीयूज कर सकते हैं अपने मल्टीपल पेजेस के अंदर, ठीक है। रीयूज आप कैसे कर सकते हैं? रिएक्ट जेएस के अंदर एक टर्म होती है कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। तो जब आप वो कंपोनेंट आप बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को आप रिएक्ट जेएस की किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप इजीली उस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक हेडर की एग्जांपल दी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आप सब लोगों को पता है एक वेबसाइट है दराज.pk, ठीक है। या फिर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा दूं facebook.com, ठीक है। फेसबुक वैसे काफ़ी अच्छी वेबसाइट है इस तरह की एग्जांपल के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो फेसबुक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला जो बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को आप काफ़ी सारी जगहों पे फेसबुक के अंदर देखेंगे। एक तो आप इस बॉक्स को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ilmiz.com के पेज के ऊपर गया, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह का ये बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये आपकी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर ये आपकी एक पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इसको यहाँ पर भी आपको ये कंपोनेंट नज़र आ रहा है और ये कंपोनेंट आपको होम पेज के ऊपर भी नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इनको रीयूज़ आप करने के लिए आप कंपोनेंट का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये सारा कोड आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जो भी आपको इस एक कंपोनेंट के अंदर इस एक कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए आपने लगाया है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप इसको एक कंपोनेंट के अंदर जब आप इसको रख देते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ एक ये बता रहा हूँ कि ये रीयूज आप किस तरह से कर सकते हैं और क्यों ये इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं आपको इन डिटेल बाद में इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इन कंपोनेंट का क्या रीज़न होता है और किस तरह से आप इसको बनाते हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है। अच्छा, तो इन कंपोनेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से आप इनको मेंटेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को स्केल करने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपकी वेबसाइट की जो मैनेजमेंट है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी ऐप को या अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये मैंने आपको बताई इसकी दूसरी वजह रिएक्ट जेएस को यूज़ करने की। इसकी तीसरी वजह ये है रिएक्ट जेएस को यूज़ करने की कि ये रिएक्ट जेएस जो है आपका ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपको मोबाइल ऐप बनाने में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट जेएस के साथ साथ अगर आपने रिएक्ट नेटिव का नाम सुना हो और उसको थोड़ा सा देखा हो आपने, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसका भी अगर आप वर्कफ्लो पूरा देखें तो वो बिल्कुल मोर और लेस सिमिलर ही होता है रिएक्ट जेएस के। अगर आप कुछ चीज़ों को उसकी अगर साइड पे कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी नेविगेशंस को और अगर आप उसकी कुछ टेक्निकल उसकी चीज़ें हैं उनको अगर आप साइड पे रख दें, तो मोस्टली अगर आप स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के अंदर। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप इन डेप्थ अगर आप जाएंगे, अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, अगर आप कोई स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप कोई व्यू बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, तो वो तकरीबन सिमिलर होता है रिएक्ट जेएस के अंदर और रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो आप बहुत इजीली आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आप बहुत इजीली पिक कर सकते हैं अगर आप रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क को चूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इसका तीसरा बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं अपने तौर के ऊपर इसको देखता हूँ, जो कि ये अगर आप रिएक्ट जेएस सीखते हैं तो आपको ये वाला बेनिफिट बहुत आपका स्ट्रांग है और आपके करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है अपने करियर की ग्रोथ के लिए, ठीक है।
अच्छा, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका रिएक्ट जेएस का ओवरव्यू दिया है। अब इसके अलावा मैं आपको इसका थोड़ा सा ये बता, थोड़ा सा अब हम इसके ऊपर कोडिंग के ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर आप, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अभी फ़ौरन ही आपसे कोई क्वेश्चन ले लूँ, तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, तो मैं फ़ौरन क्वेश्चन ले लूँगा। लेकिन अगर आप इसको बाद में क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है कि बाद में आप सुकून से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि रिएक्ट जेएस को, जी हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है रिएक्ट जेएस। मुझे एक क्वेश्चन आया है अभी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअली क्या होती है, ये मैं आपको बाद में थोड़ा सा इन डिटेल बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है। जी हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि ये रिएक्ट जेएस जो है, आपकी बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिएक्ट जेएस जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि रिएक्ट जेएस जो है वो, उसके अंदर आप सर्वर से कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप उसके अंदर सर्वर्स के अंदर आप कोई डेटाबेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो रिएक्ट जेएस आपकी जो है वो प्योरली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो कि आपका सिर्फ ब्राउजर। वैसे भी आवाज आ रही है आपको? म्यूट में आई थिंक। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी अब आ रही है। आई थिंक स्ट्रक हो गया था उस वक्त। आई थिंक थैंक मेरा यू। जूम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, जी कंटिन्यू करिए आप वहाँ पे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। जी मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब आप ये एक तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा था कि रिएक्ट जेएस जो है वो आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है कि ये आपकी ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है, ये आपकी, ये सर्वर नहीं समझता आपकी इस लैंग्वेज को, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो आपकी रिएक्ट जेएस जो है ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सर्वर साइड लैंग्वेज के ऊपर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पे आप जावास्क्रिप्ट को यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको नोड जेएस के ऊपर अपनी ग्रिप बनानी होगी। नोड जेएस आपकी जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर आपको अपने डेटाबेसेस वगैरह को मैनेज करने के लिए। उसके लिए आपको नोड जेएस को मेंटेन करना, नोड जेएस को आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके उसको यूज करते हुए आप इसको सर्वर साइड लैंग्वेज आप इसको बना सकते हैं, रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए, रिएक्ट नोड जेएस को यूज करते हुए, सॉरी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा रिएक्ट जेएस का थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपकी जो सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट जेएस की है, वो आपकी रिएक्ट जेएस की खुद की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद मिल जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। मिल जाती है इन अ सेंस कि आप उसको, आपको बहुत अच्छी गाइड ये खुद रिएक्ट जेएस आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस को अगर आपको स्टार्ट करना है, तो इसकी कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आपको स्टार्ट, जो कि आपको वो कमांड्स को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को अपने पीसी के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्ट जेएस की एक कमांड होती है जिसके अंदर, जिसको यूज करते हुए आप रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को आप इजीली एक टेम्पलेट टाइप का आप जनरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कमांड, कोई भी कमांड आपको यूज करने के लिए मैं जो यहाँ पे सॉरी, कोई भी कोड लिखने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इस वक्त वीएस कोड में यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर अगर आपका कोई फेवरेट एडिटर है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीएस कोड को यूज़ करें। अगर आपका कोई और एडिटर फेवरेट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, आपको जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं इसके अंदर, एक आपको कोड एडिटर चाहिए होता है और एक आपको इसका टर्मिनल चाहिए होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब भी आप कोई कोड रिएक्ट जेएस का आप यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी कोड आप यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको कुछ कुछ और भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं रिएक्ट जेएस के लिए, या कोई भी नोड जेएस की एप्लीकेशन रन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको सबसे पहले, एक तो आपके पीसी पे नोड इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपने अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नोड के यहाँ पे डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं नोड जेएस को, ठीक है। तो ये नोड जेएस को आप यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपने पीसी पे इंस्टॉल करें।
अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे Node.js को, तो ये क्या करेगा कि ये आपके टर्मिनल के अंदर आपकी npm की कमांड्स को ये इनेबल कर देगा, मतलब उसकी CLI को ये इनेबल कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसको Node.js को अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, Node.js को पीसी पे इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ वो सिंपल ये होता है कि सिंपली आप React.js के अंदर जैसे आप कोई टेम्पलेट अगर आप यहाँ पे React.js का क्लोन कर रहे हैं या फिर कोई React.js की क्रिएट ऐप के थ्रू आप यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है उसके अंदर आप जाएं। उसके अंदर जाने के बाद आप सिंपली ये करें कि यहाँ पर एक आप टर्मिनल के अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले चले जाएं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को आप यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये यहाँ पर टर्मिनल के अंदर प्रोजेक्ट की बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी आपको ये प्रोजेक्ट से दिखा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आपको चाहिए होती है React जैसी कमांड, ठीक है। React जैसी कमांड क्या होती है, वो होती है आपकी npx create react app, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी ऐप का नाम देना होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो कमांड है आपकी, ये आपको React.js के अंदर भी आपको मिल जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल React.js के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिख दें React.js क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है। तो ये आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर ले गया, लेकिन आप इसको React.js के अंदर अगर आप इसको क्विक स्टार्ट लिखेंगे तो ये आपको React.js के अंदर भी ले जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं React.js के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया npx create react app, इसकी ये कमांड होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा npx create react app, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट का नाम आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ React.js क्लास 1, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा। ये प्रोजेक्ट का नाम रखने के बाद जब मैं इसको इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम वो इस वजह से लेता है क्योंकि ये सारी React.js की अपनी सारी डिपेंडेंसीज ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा होता है, जो कि आपको मैनुअल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका सिर्फ जो है वो टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसको मैनुअल करेंगे। तो सिंपली आप क्या करें कि React.js की नॉर्मल एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पे स्टार्ट करें, क्रिएट करें क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड से, ठीक है। इसके अंदर आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि npm जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर npx भी आपके पास यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है। तो npx की मदद से आप इसके अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड को के जरिए आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपको ये करता है कि ये एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्पलेट, एक खाली एम्प्टी टेम्पलेट ये आपको बनाकर दे देता है, जिसकी मदद से आप अपने React.js को क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अच्छा अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो ये आपकी यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसने npm start, npm run build, npm test, npm run eject, ये 4 इसने कमांड हमें और मजीद दी हैं इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है RG क्लास 1 के नाम से, और अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है RJ क्लास 1 के नाम से, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्टरी है जो कि आपकी React.js ने बनाई है, इस आपकी ये कमांड की मदद से, जो आपने npx react native सॉरी React.js क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड है आपकी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप बहुत इजीली इस कमांड की मदद से आप React.js का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको React.js के प्रोजेक्ट को जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद आप अगर यहाँ पे नोटिस करें, बिल्कुल बॉटम पे, आप अगर बिल्कुल बॉटम पे नोटिस करें तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट, आप अभी इस वक्त प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर हैं,
आपको यहाँ पे नजर आएगा प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या है आपका, ये जो प्रोजेक्ट्स आपको लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये है आपकी डायरेक्टरी का नाम, जो कि आपकी ये पेरेंट डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको कोई कमांड रन करनी है तो आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए बहुत ही बेसिक सी कमांड है। वो कमांड आपकी होती है cd, ठीक है। cd की मदद से आप उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं टर्मिनल के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो भी कमांड्स आप यहाँ पे रन कर रहे होते हैं, जो भी कमांड्स आपको रिएक्ट जेएस देता है या फिर कोई और लैंग्वेज आपको कोई भी इस तरह की कमांड आपको देता है npm की, तो उसके लिए आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना जरूरी होता है। उसके बगैर आप जो है वो इन कमांड्स को आप रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन कमांड्स के अंदर जाने के लिए आप यहाँ पे टाइप करते हैं cd के बाद आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो आपकी डायरेक्टरी का नाम है, ठीक है। अच्छा, मेरी जो डायरेक्टरी का नाम है वो है RJ क्लास 1, ठीक है। अच्छा, जब आप डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा RJ क्लास, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, और इसके बाद अगर मैं टैब दबाता हूँ, टैब की दबाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है मेरी मेरी जो सिमिलर डायरेक्टरी होती है जो कि इस नाम से मैच करती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अच्छा, मैं इसके अंदर इंटर करता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद ये आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट से हटके अब RJ क्लास 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी अच्छा, इस टर्मिनल का और इस डायरेक्टरी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे चले गए हैं तो ये ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आप यहाँ पे अगर अंदर चले गए हैं तो यहाँ पर तो आपका फिर भी RJ क्लास 1 आ रहा है और इससे पहले प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि ये किस क्लास के रिलेटेड है। ये रिएक्ट जेएस की क्लास चल रही है इस टाइम के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो ये रिएक्ट जेएस की क्लास चल रही है इस टाइम पे। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जब अपनी डायरेक्टरी के अंदर चले गए, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो कि रिएक्ट जेएस ने आपका जो प्रोजेक्ट डेवलप किया, जो इस्टेब्लिश किया है, इसके अंदर आपको ये कमांड्स कैसे पता चलेंगी। ये कमांड्स आपको पता चलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप रिएक्ट जेएस के अंदर आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स आ रही हैं। अच्छा, ये जो फाइल्स आपकी हैं, इसके अंदर आपका एक पब्लिक का फोल्डर है, एक SRC का फोल्डर है, और इसके साथ साथ आपकी कुछ और भी फाइल हैं, जैसे कि गिट इग्नोर है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन है, और पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन आपकी होती है जो कि आपको जब भी आप कोई नोड जेएस की या कोई npm की कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करना शुरू करते हैं, तो उस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए आपके पास जो फाइल होती है वो होती है आपकी पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पास कुछ और कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके npm के प्रोजेक्ट की, ठीक है, आपके नोड के प्रोजेक्ट की, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है उसके अंदर सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, प्रोजेक्ट का आपका वर्जन होता है, आपका प्रोजेक्ट प्राइवेट है या पब्लिक है ये होता है यहाँ पे। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी आप npm का प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, चाहे आप रिएक्ट जेएस डेवलप करें या एंगुलर डेवलप करें या व्यू जेएस, क्योंकि ये सारे आपके नोड के, ये सारे आपके जेएस के बेस के ऊपर आपके हैं, आपके फ्रेमवर्क्स हैं। तो इसके अंदर आपकी जो डिपेंडेंसीज जो आपकी होती हैं, ये डिपेंडेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके डिपेंडेंसीज की लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर ये आपकी डिपेंडेंसीज की है, डिपेंडेंसी का नाम है, और इस डिपेंडेंसी का ये आपका वर्जन है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी आप रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को या फिर कोई और npm की एप्लीकेशन को, आप नोड की एप्लीकेशन को आप डेवलप करते हैं अपने पास, तो उसके अंदर ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसकी डिपेंडेंसीज को प्रॉपरली मैनेज करें। और इनको मैनेज करना आप जो नोड के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो इस डिपेंडेंसीज को प्रॉपरली मैनेज कैसे करेंगे। क्योंकि इसके अंदर ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट का यहाँ पे 18.2.0 वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप कुछ और डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे ऐड करते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही है कि वो डिपेंडेंसीज आपकी इन वर्जन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करें, मतलब इन वर्जन्स के साथ या तो सपोर्टेड नहीं हो,
या तो वो इसके आगे के वर्जन हो या उससे पीछे के वर्जन हो। तो ये वर्जन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इन डिपेंडेंसीज को आप मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन डिपेंडेंसीज को देखने के लिए आपके पास, आप अगर यहाँ पे npm विजिट करेंगे, npm आप यहाँ पे लिखेंगे, तो npm के अंदर यहाँ पे आपकी वो सारी डिपेंडेंसीज होती हैं इस वेबसाइट के ऊपर, जो भी आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन कि ये जो आप रिएक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इन फ्यूचर यहाँ से रिएक्ट को रिमूव भी कर देते हैं, तो इससे इसके बाद अगर आप यहाँ पे npm इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो जाहिर है ये डिपेंडेंसी आपने यहाँ पे रिमूव कर। तो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की एक कमांड होती है, वो होती है आपके पास npm इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल, ठीक है। तो npm इंस्टॉल की मदद से आप अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल जब आप करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि इस डिपेंडेंसी के ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जब आप यहाँ पे किसी भी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आप लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको इन फ्यूचर बाद में इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज डॉट जेसन बहुत समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्ट जेएस के लिए या किसी भी नोड की एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको ये पैकेज डॉट जेसन नहीं समझ में आएगा, ये डिपेंडेंसी नहीं समझ में आएगी, तो रिएक्ट जेएस को समझना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके लिए। अच्छा, ये जो डिपेंडेंसीज आपकी होती हैं, इनको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है, जो मैंने आपको बताई, वो होती है आपकी npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस डिपेंडेंसीज की लिस्ट के अंदर जो भी डिपेंडेंसी आपकी होती है वो आपकी इंस्टॉल हो जाती है जब भी आप npm इंस्टॉल को रन करते हैं। अच्छा, और जब आप npm इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका यही वर्जन इंस्टॉल करता है, ठीक है, जो वर्जन आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। अब वो आपका यही वर्जन इंस्टॉल करता है, ठीक है, जो भी वर्जन आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। और इन वर्जन्स को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको रिएक्ट जेएस के और मजीद वर्जन्स देखने हैं, तो वो देखने के लिए आप सिंपली npm की वेबसाइट के ऊपर जाएं, npmjs.com, ठीक है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आता है, यहाँ पर आप सिंपली उस पैकेज का नाम यहाँ पे सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये मुझे रिएक्ट के ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको रिएक्ट की पैकेज के ऊपर लेके चला गया जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इसका जो वर्जन अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो है 18.2.0, जो कि रिएक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट इस वर्जन के साथ हमारे ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो रिएक्ट की जब भी आप npx की कमांड को रन करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपका प्रोजेक्ट का नाम, तो उसके अंदर सबसे बड़ा उसका एक बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी ऑलवेज जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो आपकी अपडेटेड इंस्टॉल करता है, वो पुरानी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करता। तो जब भी आप क्रिएट रिएक्ट ऐप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपकी ऑलवेज जो है वो डिपेंडेंसी अपडेटेड इंस्टॉल होंगी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे जब npm की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो npm की वेबसाइट के ऊपर आपको सिर्फ इस रिएक्ट के लिए ही नहीं, मतलब कोई भी आप npm का पैकेज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये npm के हर पैकेज के अंदर आपको यहाँ पे ये बताता है वर्जन, इस पैकेज का साइज, ठीक है। और इसके अलावा इस पैकेज की जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी जो आपकी गिटहब के ऊपर जो ये पैकेज आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पैकेजेस आपके यहाँ पर होते हैं रिएक्ट जेएस के या फिर कोई और भी npm के पैकेजेस होते हैं, वो आपके रिएक्ट जेएस वो आपके गिटहब से ही ये जो है वो उठा रहा होता है, ठीक है। मतलब गिटहब से ही ये फॉलो कर रहा होता है जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये वाली डिटेल, और जो आप यहाँ पे गिटहब के ऊपर जो डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली डिटेल, ये डिटेल आपकी सिमिलर ही होती है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि npm जो आपकी डिटेल जो उठा रहा होता है वो डिटेल आपकी यहीं से पिक कर रहा होता है कि जो आपका गिटहब के ऊपर इस पैकेज के हवाले से जो डिटेल यहाँ पे आपकी डली हुई है। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल देख लें इस पैकेज की, या फिर आप यहाँ पे डिटेल देख लें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस पैकेज की और भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि इसका होम पेज कौन सा है, इसके वीकली डाउनलोड्स कितने हैं। अच्छा, कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करें तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस पैकेज को ये चेक करें कि वो पैकेज आपका लास्ट अपडेट कब हुआ है, ताकि वो पैकेज आपको पता चले कि ये पैकेज मज़ीद अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि npm के अंदर खासतौर पर ऐसा होता है कि इसके अंदर वर्जन से रेलिवेंट काफ़ी सारी चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आज आप यहाँ पे 18.2.0 देख रहे हैं, हो सकता है ये एक महीने के बाद आपको 18.3.0 नजर आए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के वर्जन आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्जन एक वर्जन आपका यहाँ पे चेंज हो गया तो दूसरा वर्जन काम करना बंद कर देता है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है।
लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जब आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं पुराने वर्जन के साथ, तो हो सकता है कि वो नया पैकेज आपके पुराने वर्जन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे या सपोर्टेड नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए आप जितनी जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को अपडेट करें, अप टू डेट रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है इन पैकेजेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो खुद भी फॉलो करता हूँ, उसके अंदर मैं ये करता हूँ कि कोई भी वर्जन जब यहाँ पर आता है, सिर्फ npm का ही नहीं, कोई भी, जैसे आप लारावेल यूज़ करें या फिर कोई और भी पैकेज मैनेजर आप यूज़ करें। अच्छा, मीटिंग को आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि ये जो है क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूं। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि इसका टाइम हमारा ख़त्म हो गया जूम का। इसको दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।